भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। मिडिल ईस्ट में बहुत से ममालिक हैं, मगर ईरान इस वक्त सेंटर ऑफ डिस्कशन है इंटरनेशनल और रीजनल फोरम्स पर। इसकी क्या वजूहात हैं कि इसराइल, अमेरिका, बरतानिया और मिडिल ईस्ट के बहुत से ममालिक को ईरान एक आंख नहीं भाता। ख़ास तौर पर हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज़ को हथियार देने और सपोर्ट करने के इल्ज़ामात ईरान पर लगते हैं। ईरान को ऐसा क्या फ़ायदा है कि वो इस किस्म के ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ इकट्ठी हो जाती है? इन सब बातों को समझने के लिए हमें ईरान की तारीख़ को पढ़ना पड़ेगा। इस व्लॉग के पहले हिस्से में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बोर किए बगैर बहुत मुख्तसर तरीके से ईरान का कोर्स ऑफ हिस्ट्री एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो पावर स्ट्रगल चल रही है उसकी क्या वजूहात हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में तो है, मगर वो कल्चरली अपने आप को मिडिल ईस्ट के अरब ममालिक से डिस्टेंट करता है। ईरान में फ़ारसी यानी पर्शियन बोली जाती है। ईरान मिडिल ईस्ट में तो है, मगर अरब लीग का मेंबर भी नहीं है। अरब ममालिक वो हैं जहां अरबी बोली जाती है और वहां के मुस्लिम अरब मुस्लिम कहलाते हैं, और अरब पूरे मिडिल ईस्ट में मेजॉरिटी में भी हैं। मिडिल ईस्ट का कोई इंटरनेशनली स्पेसिफाइड मैप तो नहीं है, मगर जनरली 17 मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जिनमें 13 अरब हैं और ईरान उन 13 में नहीं है। अरब ममालिक की सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो मिडिल ईस्ट में मेजॉरिटी में है, और शिया मुस्लिम जो हैं वो मिनॉरिटी में हैं। और इन इलाकों में शिया मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। इस शिया मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट ने बहुत सी प्रॉक्सीज को जन्म दिया, जिसमें ईरान की सिविल वॉर, सीरिया सिविल वॉर, बहरीन अपराइजिंग शामिल हैं, और इन तीनों में आपको इन प्रॉक्सीज की रेलेवेंस ज़रूर मिलेगी। ईरान, जिसे पहले पर्शिया कहते थे, अपनी जियो पॉलिटिकल लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से सुपर पावर्स की लालची निगाहों में हमेशा से रहा है। ईरान के ईस्ट में साउथ एशिया और वेस्ट में अरब पेनिसुला है, नॉर्थ में इसके रशिया है, और साउथ में पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी है, जहां से दुनिया भर का ट्रेड होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो दुनिया का 20% ऑयल का फ्लो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ईरान में ऑयल और नेचुरल गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं, मगर आज के दिन ईरान की 28% पॉपुलेशन पॉवर्टी लेवल से नीचे है, और अगले 2 सालों में ये नंबर 40% तक जाने का अंदेशा है। ये जो शिया सुन्नी डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है, ये आगे जाकर ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट को आपको समझने में बहुत आसानी करेगी। 1789 से 1925 का वो दौर है जिसमें ईरान को दुदमान कजार डायनेस्टी ने रूल किया। नॉर्मली किसी भी मुल्क में एक ही रूलर होता है, मगर ईरान में शिया मुस्लिम अपने बिलीव्स के साथ ज़्यादा कनेक्टेड थे और हैं भी। ईरान के उलमा भी ईरान में मकबूल थे और अवाम उनको बहुत मानती और सुनती थी। इन उलमा में जो टॉप पर होते थे उनको आयतुल्ला कहा जाता था, और आज भी कहा जाता है। ये उलमा सियासी तौर पर भी ताकतवर थे, क्योंकि लोग उनको मानते और उनकी इज्जत करते थे। अगर उलमा शाह या बादशाह की मर्जी के खिलाफ भी कोई बात करते तो बादशाह को उनकी बात मानना पड़ती थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ईरान के रिच रिसोर्सेज पर सुपर पावर्स की हमेशा से गंदी नज़र थी।
तो 1804 में रशिया मौका देखकर ईरान पर हमला करता है और जंग के बाद दोनों मुल्कों में ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान साइन होती है। इस ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान की रूस से कैस्पियन सी का कंट्रोल और मिलिट्री राइट्स जो हैं वो रशिया ईरान से ले लेता है और ईरानी रिसोर्सेज पर भी रशियन ट्रेडर्स कारोबार करेंगे। ये इस ट्रीटी में साइन हो जाता है। 1825 में ईरान के बादशाह फातेह अली शाह कोशिश करते हैं कि रशिया से किसी तरह जान छुड़ाई जा सके, मगर इस दफ़ा पहले से भी बुरे तरीके से रशिया ईरानियों की कुट लगाते हैं और नई ट्रीटी ऑफ टर्कमेनिया साइन करनी पड़ जाती है। इस ट्रीटी की रूस से 20 मिलियन रेबल्स का फाइन लगा दिया जाता है और मिलिट्री के साथ साथ नेवल राइट्स भी ईरान रशिया से ले लेता है। इधर ईरान के ईस्ट में बरसगीर पाको हिंद में बरतानिया का राज था। 1848 में नासिर अल दीन शाह ईरान के हुक्मरान बने, जो थोड़े एग्रेसिव नेचर के थे। 1857 में ये बरतानिया से पंगा ले लेते हैं और एक जंग होती है जिसे एंग्लो पर्शियन वॉर के नाम से जाना जाता है। इस दफ़ा भी ईरान की अच्छी खासी ठकाई होती है और ईरान को बरतानिया के साथ ट्रीटी ऑफ पेरिस 1857 साइन करना पड़ती है, जिसके नतीजे में ईरान को साउथ में बरतानिया को वही राइट्स देने पड़ते हैं जो रशियंस को वो ऑलरेडी नॉर्थ में दे चुके थे। सो रशिया और बरतानिया दोनों मिल बांट कर ईरान को मजे से खा रहे थे। ये सब होने से जो लोकल बिजनेसमैन था, जिसे बाजारी भी बोलते हैं, वो सख्त परेशान था। खास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टोबैको इंडस्ट्री तो लोकल के हाथों से बिल्कुल ही निकल चुकी थी। जब कारोबारी लोग तंग आ गए तो फिर उन्होंने शाह यानी बादशाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने शुरू किए कि जनाब हमारे शाह तो गैर मुल्कियों के हाथों में बिक चुके हैं। प्रेशर इतना बढ़ा कि उलमा को बीच में आना पड़ा और बादशाह पर इतना प्रेशर बना कि 1892 में शाह को तमाम ट्रीटीज को कैंसिल करना पड़ा। इस वाक़े के बाद उलमा का कद सियासी तौर पर अवाम में शाह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1896 में मुज़फ़्फ़रुद्दीन शाह कुर्सी पर बैठते हैं, मगर ये भी कोई ताकतवर किस्म के शाह साबित नहीं होते। 1901 में बरतानवी नज़ाद विलियम डी आर्क, जो दुनिया भर में ऑयल माइनिंग करता था, वो शाह ईरान से मुलाकात करता है और एक एग्रीमेंट साइन करता है कि आने वाले 60 ईयर्स में विलियम डी आर्क ईरान में ऑयल को तलाश करेगा और अगर उसे ऑयल मिल जाता है तो वो लेटेस्ट इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए उसको निकालेगा और दुनिया में बेचेगा। प्रॉफिट का 16% वो शाह को देगा और कुछ सालाना पैसे भी ईरान को देगा। ये सब कुछ ईरान के साउथ में हो रहा था, जहां बरतानिया की प्रेजेंस पहले से मौजूद थी। विलियम डी आर्क ईरानी हुकूमत के साथ मिलकर एक कंपनी बनाता है जिसका नाम एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी है। इसके बाद क्या हुआ वो हम आपसे अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।